हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं द्वितीय वर्ष का संज्ञान अधिगम और बाल विकास का इकाई 2। जी हाँ, इसके पहले हम इकाई 1 की बात कर चुके हैं और आज इस इकाई 2 में हम बात करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके उत्तर कैसे लिखे जाएंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनमें अंकों का विभाजन बताऊंगा कि भाई ये जो है, ये इकाई जो है 15 अंकों की है। जी हाँ, इसके पहले की जो पूर्व की इकाई थी वो 10 अंकों की थी और ये इकाई 2 जो है 15 अंकों की है, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए मैं आपको इसके अंक विभाजन की बात करा दूं। तो इसके अंक विभाजन की बात करें तो यहां से 5 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो मैं बड़े क्वेश्चन पे, बड़े प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। 5 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न, 5 4 9 9 और 3 12 नंबर। जी हाँ, और एक एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, यानी कि 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे। तो कुल मिलाकर 15 अंक आवंटित है इस इकाई पर। जी हाँ, 15 अंकों का ये पूरा का पूरा इकाई है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और साथ ही साथ एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यूज। तो इस प्रकार से 15 अंकों का विभाजन इसमें किया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर इसके सबसे पहले प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करूं मैं, तो वो है अवधारणा से क्या आशा है। इस बात को ध्यान में रखिए भाई, ये जो शब्द है ना अवधारणा, इसको लिखकर ध्यान में रख लीजिए आप अपने की। अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है इस इकाई के लिए। जी हाँ, अवधारणा से संबंधित कोई ना कोई सवाल तो आएगा ही, गारंटी है, लिखकर ले लीजिए। तो अवधारणा के बारे में सब जान लेना आप। हम भी यहां जानेंगे अभी अवधारणा के बारे में सब कुछ, ठीक है। तो पहले तो जान लेते हैं अवधारणा होती क्या है। देखिए, अवधारणा या संकल्पना भाषा दर्शन का शब्द है। भाषा दर्शन यानी कि ये भाषा का पार्ट है, यानी लिंग्विस्टिक जो होता है उसका पार्ट है, यानी इंग्लिश में उसे लिंग्विस्टिक कहा जाता है, हिंदी में भाषा ही कहा जाता है। तो भाषा दर्शन का जो पार्ट है, जो भाग है, वो क्या है? अवधारणा या फिर संकल्पना। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि अवधारणा की जगह पूछ लिया है कि संकल्पना क्या है। तो इस संकल्पना और अवधारणा एक ही शब्द हैं, दोनों पर्यायवाची हैं। दोनों में से घुमा फिरा के कैसा ही पूछ देगा तो आपको उत्तर यही लिखना है। तो अवधारणा या संकल्पना भाषा दर्शन का शब्द है। किसका शब्द है? ये भाषा दर्शन का शब्द है। यह संज्ञात्मक विज्ञान तथा तत्व मीमांसा एवं मस्तिष्क के दर्शन से संबंधित है। जी हाँ, अवधारणा जो है या फिर संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संज्ञात्मक विज्ञान, साथ ही साथ तत्व मीमांसा एवं मस्तिष्क के दर्शन से। जी हाँ, तत्व मीमांसा और मस्तिष्क के दर्शन से संबंधित है। तो ये इसका प्रॉपर परिभाषा, ये इसकी सटीक परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि अवधारणा या फिर संकल्पना भाषा दर्शन का शब्द है। इसमें यह क्या है? तो ये संज्ञानात्मक विज्ञान तथा तत्व मीमांसा एवं मस्तिष्क के दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तत्व मीमांसा और साथ ही साथ मस्तिष्क के दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न है। अवधारणा से क्या आशय है? प्रश्न बदल के आ सकता है, संकल्पना से क्या आशय है? तो संकल्पना का अर्थात अवधारणा, यानी कि यह एक भाषाई शब्द है, भाषाई दर्शन का शब्द है। यह संज्ञानात्मक विकास विज्ञान तथा तत्व मीमांसा एवं मस्तिष्क के दर्शन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अवधारणा किससे संबंधित है। तो अवधारणा जो है संज्ञात्मक विज्ञान तत्व मीमांसा एवं मस्तिष्क दर्शन से संबंधित है, मस्तिष्क के दर्शन से संबंधित है। तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न मैंने आपको बताए, 2 उत्तर भी बता दिए। ठीक है, कि अवधारणा क्या है, अवधारणा से आशय क्या है, संकल्पना क्या है, संकल्पना से आशय क्या है, या फिर पूछ सकता है कि संकल्पना या फिर अवधारणा किससे संबंधित है। तो बताइए भाई, संज्ञात्मक विज्ञान तत्व मीमांसा एवं मस्तिष्क दर्शन से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 2 कि जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाएं बताइए। जीन पियाजे जो है भाषाई दर्शन शास्त्री हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जो शोध करता है, जो छात्र जीवन पे, बालक जीवन पे, मस्तिष्क पे, भाषा पे शोध करते रहते हैं, अधिगम अवधारणा पे शोध करते रहते हैं। ये जो व्यक्ति है जीन पियाजे, उनके अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाएं बताइए। मानसिक विकास जो होता है, बौद्धिक विकास जो होता है, उसकी कौन सी अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं? तो कुल मिलाकर 3 अवस्थाएं हैं। तो लिखना है वही संवेदात्मक बुद्धि विकास की अवस्था, औपचारिक संकाय की व्यवस्था और तीसरा है प्रतिनिध्यात्मक एवं स्थूल बुद्धि विकास की अवस्थाएं। जी हाँ, स्थूल मतलब होता है परमानेंट, हमेशा के लिए जो बुद्धि रहती है हमारी, उसकी विकास है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 है, संवेदात्मक बुद्धि विकास की अवस्था, औपचारिक संकाय की व्यवस्था और प्रतिनिधित्वात्मक एवं स्थूल बुद्धि विकास की व्यवस्था, अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाई एक बात याद रखना कि इनको एज इट इज सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। तो आपको ये शब्द जो है ना, ये रटने पड़ेंगे आपको। जी हाँ, रटना पड़ेगा। क्यों भाई? संवेदात्मक बुद्धि विकास की अवस्था, परीक्षा में उसको मैं अपने शब्दों में लिखूंगा। संवेदात्मक यानी कि संवेदनशील
बुद्धि या फिर बौद्धिक विकास की परिस्थिति, तो इसको एग्जामिनर गलत दे देगा क्योंकि ये किताबी भाषा नहीं है। किताबी भाषा में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। किताबी भाषा यही है कि इसे क्या बोलेंगे हम, संवेदात्मक बुद्धि विकास की अवस्था, ये इसकी किताबी भाषा हो गई। तो ऐसा लिखना पड़ेगा भाई। औपचारिक संकाय की व्यवस्था, प्रतिनिध्यात्मक एवं स्थूल बुद्धि विकास की अवस्था, ठीक है। तो ये तीन अवस्थाएं जो होती हैं ये जीन प्याजे के अनुसार है, मानसिक विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है। बुद्धि के विकास की अवस्थाएं यही तीन है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है 3 नंबर के लिए या फिर ये पूछ सकता है 1 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीखने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाई सीखना क्या है, वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको किताबी रूप में लिखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, किताबी भाषा में लिखना बहुत जरूरी है। तो सीखने का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बताइए सीखने मतलब क्या। तो सीखना किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया है। सीखते कब है आप, जब कोई आपको करके दिखाता है या फिर आप देखते हो फिर सीखते हो, कुछ सुनते हो फिर सीखते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको कुछ बता रहा हूं, कुछ क्रिया कर रहा हूं, तब ना इसकी प्रतिक्रिया होगी, तब ना आप सीखोगे, तब ना परीक्षा में लिखोगे। जी हाँ, तो क्रिया की प्रतिक्रिया क्या है भाई, वही तो सीखना है। जी हाँ, सीखना किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होते। परिवर्तन होते कैसे, प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो फिर से यहाँ पे प्रश्न देखिए, चलिए फिर से देखिए। सीखने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाई सीखने का अर्थ क्या होता है, सीखने का अर्थ यह है कि किसी क्रिया की प्रतिक्रिया देना। जी हाँ, किसी स्थिति में क्रिया हो रही है तो उसकी प्रतिक्रिया देना। और यह प्रक्रिया क्या है भाई, परिणाम, इसके प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही ये प्रतिक्रिया होगी। हम कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या निकलेगा कि हम भाई कुछ ना कुछ सीखेंगे, हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ प्रगतिशील परिवर्तन होगा, ठीक है। सीखना किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रक्रिया है और इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं, प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि अवधान से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, अवधान से क्या तात्पर्य है, अवधान क्या होता है। अवधान का साधारण अर्थ है ध्यान। जी हाँ, ध्यान लगाना, चिंतन मनन करना आंखें बंद करके या किसी चीज पे एकटक ध्यान लगाना, ये होता है अवधान, ठीक है। अवधान का साधारण अर्थ है ध्यान। चेतना के किसी वस्तु पर केंद्रित होने को अवधान कहते हैं। हमारी जो चेतना होती है यानी कि हमारी जो होश है किसी एक चीज पर जाकर टिक जाती है तो हम उसी पर देखते रहते हैं, वही हमारा क्या है, ध्यान लगाना। देखना, अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, आप कोई लोग योगा मेडिटेशन करते हैं, आपको पता होगा, तो ध्यान लगाने के लिए अपने आंखों के मध्य या अपने मन के मध्य या किसी चीज के ऊपर ध्यान लगाते हैं खास, तो वही तो ध्यान है, वही तो क्या कहते हैं, अवधान है, वही तो हमारा ध्यान है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, अवधान मतलब हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, उसका अर्थ क्या है। तो अवधान का साधारण अर्थ है ध्यान। जी हाँ, अवधान का साधारण अर्थ क्या है, ध्यान लगाना। और आगे आप लिख सकते हैं कि चेतना के एक खास डेफिनेशन है, खास परिभाषा है, चेतना की किसी वस्तु पर केंद्रित होने का अवधान कहते हैं। केंद्रक सूचना, चेतना के किसी वस्तु पर केंद्रित होने को ही अवधान कहते हैं। अगर हमारी चेतना किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो गई तो उसी को क्या बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं या फिर अवधान बोलते हैं। तो यहां पर हमने 4 प्रश्न देख लिए भाई, चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके आने की कई संभावना है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा और इन्हें पूरे इनके बारे में पूरा पढ़कर जाइएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ इसे ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा, अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्नों की। तो ये जो अगले प्रश्न है ये इनकी गारंटी 100% दे सकता हूं, इनमें से कोई एक तो जरूर पूछेगा, लिखकर ले लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भाई एक तो जरूर ही पूछेगा। चलिए देख लेते हैं, कई बार पूछ भी चुका है इस पे आधारित प्रश्न, ये भी पूछने का बहुत चांस है। चलिए देखते हैं, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत आसान भी है। चलिए देखते हैं। व्यक्तित्व विविधताओं के कारण बताइए। क्या कारण है कि बच्चे अलग अलग सीखते हैं। जैसे कि कक्षा में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, शिक्षक उनको एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन फिर भी सब अलग अलग सीखते हैं। कुछ बहुत होशियार होते हैं, कुछ एकदम बच्चे जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं और कुछ एवरेज होते हैं, मध्यम गति के होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो सीखने की गति को प्रभावित करती हैं, अधिगम की गति को प्रभावित करती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, सवाल पहले समझो भाई, उत्तर क्या लिखना है। सवाल यह है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कारण बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो सीखता है वो अलग अलग क्यों सीखता है। जैसे कि यहां पर इतने सारे छात्र पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ छात्र अलग सीखेंगे, कुछ अलग। कक्षा में बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैंने दिया कि कक्षा में छात्रों को शिक्षक एक समान ही पढ़ाता है, लेकिन अलग छात्र अलग सीखते हैं, कुछ अलग सीखते हैं। ऐसा क्यों होता है, सभी होशियार नहीं होते, सभी बेवकूफ भी नहीं होते, सभी फेल भी नहीं होते, सभी पास भी नहीं होते, ऐसा क्यों होता है, उसी की बात हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, सवाल कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, कैसे घुमा फिरा के आ सकता है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कारण बताइए। दूसरा कि सीखने की क्रिया में अलग अलग भिन्नता क्यों आती है, या फिर भिन्न भिन्न
व्यक्ति अलग अलग क्यों सीखते हैं, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो देखिए कौन से कारक हैं। सबसे पहला वंशानुक्रम। जी हाँ, वंशानुक्रम। अगर वंश जो होता है, वंशानुक्रम में क्या होता है, देखो छात्रों को क्या होता है, कोई भी छात्र या बालक, उसे जो गुण होते हैं ना अपने माता पिता अपने वंश से मिलते हैं। अगर माता पिता मान लो बचपन से उनका चेहरा, रूप, रंग, ये जो होता है, उनकी हाइट वगैरह, ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ उनके वंश से मिलता है। और इसी प्रकार से बौद्धिक स्तर भी जो है ना, वो भी वंश से मिलता है। जी हाँ, अगर माता पिता बुद्धिमान है तो प्राय बालक भी बुद्धिमान ही होते हैं। माता पिता की रुचि पढ़ने लिखने में रही हो तो प्राय बालक को भी रुचि यही होगी। यानी कुछ गुण जो होते हैं वो वंश से मिलते हैं, यानी अपनी पीढ़ी से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बुद्धिमान है तो अक्सर आप देखोगे कि बुद्धिमान है तो उनके बेटे भी पढ़ने में बुद्धिमान होते हैं, या वो भी शिक्षक ही बन जाते हैं, ऐसा कुछ रहता है आप अगर देखोगे तो। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। चलिए दूसरा, जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र का प्रभाव। जी हाँ, जाति, राष्ट्र और प्रजाति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप खुद देख लो ना, भारत पाकिस्तान को ले लो, दोनों देशों को ले लो, उनके देश में कभी आपने सुना कि पाकिस्तान के देश का एक व्यक्ति इस देश का इस कंपनी का सीईओ बन गया, ये किया वो क्या, कभी सुना आपने? नहीं सुनते हो। पाकिस्तान वाले वहां पे पढ़ाई लिखाई को कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, वो लोग आपस में उलझ कर रह गए हैं, वो लोग आपस में बस खुश होते रहते हैं, आपस में लड़ेंगे खुश होंगे, उन्हें बस भारत से दुश्मनी निकालिए, उनको बस कश्मीर चाहिए। लेकिन हमारे देश में देखो, हमारे देश में किसको महत्व देते हैं? हमें इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, देश का विकास करना है, नई नई मशीनें बनानी है, देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, वगैरह वगैरह। तो हमारे देश के लोगों की सोच और उनके देश के लोगों की सोच देखो, और इसी सोच की वजह से वो कहां पर है और हम देखो कहां पर है, भारत देश। ठीक है, तो यही बातें हैं। और जाति प्रजाति में भी आप देखो, जो निग्रो लोग होते हैं, काले लोग होते हैं, लंबी हाइट के होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। अमेरिकन लोगों की सोच अलग होती है। ब्रिटिशर जो अंग्रेज लोग हैं और हम भारतीय लोग हैं, हम दोनों की सोच में बहुत फर्क है। वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, वो लोग भावनाओं, इमोशनल को ज्यादा, इमोशंस को वैल्यू नहीं देते, लेकिन हम लोग बहुत भावुक व्यक्ति हैं। भारत के जो लोग होते हैं बहुत भावुक है, वो अतिथि देवो भव कहते हैं, मेहमान का स्वागत करते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, तो उनकी सोच में फर्क है। तो जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र का प्रभाव भी सीखने में बहुत बहुत भिन्नता प्रदान करता है। अगला है वातावरण। जी हाँ, वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। वातावरण की बात करें तो भाई वातावरण जैसा होगा वैसा ही सीख पाएंगे। अगर मान लो कोई जो स्कूल है, कोई विद्यालय है, ऐसे वातावरण में है जहां पे खूब शोर शराबा हो रहा है, तो क्या वहां के छात्र अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे? क्या वहां का शिक्षक अच्छे से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ाएगा, सीधी सी बात है। तो आगे ना सीखने में विभिन्नता। और मान लो कोई विद्यालय एकदम सुनसान जगह पर, अच्छी जगह पर है, चारों तरफ बढ़िया पेड़ पौधे हैं, शांत वातावरण है, तो छात्रों का पढ़ने में मन भी लगेगा और साथ ही साथ शिक्षकों का भी मन लगेगा पढ़ाने में। तो इस प्रकार से अच्छे सीखेंगे छात्र। जी हाँ, वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है लैंगिक विभिन्नताएं। जी हाँ, लैंगिक, लड़का लड़की, इसका फर्क भी सीखने में मदद करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लड़कियां जो होती हैं वो 11 से 14 वर्ष के बीच में अधिक उन्नत होने लगती है, उनका विकास होने लगता है। ठीक है, किंतु अगर वहीं छात्रों की बात करें, लड़कों की बात करें, तो 15 साल की आयु के बाद उनका विकास बहुत तेजी से होता है, जबकि लड़कियों का 11 से 14 वर्ष के बीच हो जाता है। तो अलग अलग लैंगिक के वजह होने की वजह से देखेंगे आप तो छात्राएं और छात्रों में भिन्नता होती है। छात्र अलग तरीके से सीख पाते हैं और छात्राएं अलग तरीके से सीख पाती हैं। ये आपने नोटिस किया होगा, कक्षा में भी देखना, कई जगहों पर हमेशा लड़कियां ही टॉप करती हैं, कुछ फील्ड्स में हमेशा लड़के ही टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि लैंगिक भिन्नताओं की वजह से होता है। ठीक है, और उसके बाद है भाई आयु तथा बुद्धि। जी हाँ, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि बढ़ती है। तो अगर किसी 5वीं में 10 साल के बच्चे को आप कुछ सिखाएंगे तो नहीं जल्दी सीख पाएगा, लेकिन आप 15 साल के बच्चों को सिखाएंगे फट से सीख जाएगा। तो जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे सीखने की काबिलियत में भी वृद्धि होती रहती है और बुद्धि भी बढ़ते रहती है। ठीक है, उसके बाद है स्वभाव एवं भाव में स्थिरता। जी हाँ, स्वभाव, यदि भाव और स्वभाव स्थिर रहेंगे तो हम सीख पाएंगे। जैसे मान लो 2 छात्र है कक्षा में और शिक्षक उनको पढ़ा रहा है, लेकिन एक छात्र का भाव स्थिर नहीं है, उसका स्वभाव सही नहीं है, वो थोड़ा सा पोलाइट नहीं है और वो शिक्षक से अनुशासन कंडीशन में, अनुशासन की परिस्थिति में नहीं रहता, शिक्षक से सीधे से बात नहीं करता और शिक्षक के आगे का पालन नहीं करता, या फिर उसका अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं है। शिक्षक पढ़ाता है तो उसकी भावना कहीं और जा रही है, कुछ और सोचने लग जाता है और पढ़ाई की जगह उसका भाव जो कहीं और, उसका ध्यान कहीं और है, तो वो सीख नहीं पाएगा और दोनों बालकों में सीखने में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो स्वभाव और भाव में स्थिरता अगर होगी तो अलग सीखेंगे, नहीं होगी तो अलग सीखेंगे। ठीक है, आर्थिक स्थिति और शिक्षा। जी हाँ, आर्थिक स्थिति और शिक्षा। जिन लड़कों के, जिन छात्रों के, बालकों के माँ बाप गरीब होते हैं वो और जिनके अमीर होते हैं, उन दोनों की शिक्षा में कभी एक समानता आ ही नहीं सकती। जी हाँ, वो बहुत ही अमीर स्कूल में पढ़ेगा, कोचिंग लेगा, ट्यूशंस लेगा। जी हाँ, लेकिन जो गरीब छात्र होगा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ना कोचिंग की व्यवस्था होगी, ना उसके पास पढ़ने के साधन होंगे। ठीक है, तो
इसका भी आर्थिक स्थिति का बहुत फर्क पड़ता है। आज के समय में देख लो, जो गरीब छात्र हैं सरकारी स्कूल के, जिनके पास स्मार्टफोन मोबाइल नहीं है, लॉकडाउन के समय में वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है, उनकी बौद्धिक क्षमता जो कम हो गई। जबकि जो अमीर लोगों के बच्चे थे, जिनके पास मोबाइल इंटरनेट की सुविधा थी, उन लोगों ने लॉकडाउन में भी पढ़ लिया, यूट्यूब की मदद से, इंटरनेट की मदद से, या फिर उनके स्कूल से, विद्यालय से, कॉलेज से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई, तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ लिया, तो उनसे उनको ज्ञान मिला। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, नहीं पढ़ पाए। तो कभी भी आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है सीखने में, ठीक है। तो ये जो कारण मैंने यहां पर बताया, ये वो कारक हैं, वो कारण है जो सीखने में भिन्नता लाते हैं, या फिर व्यक्ति की विभिन्नताएं इस प्रकार होती हैं। तो कई प्रश्न पूछ सकता है कि व्यक्ति से विभिन्नताओं के कारण बताइए, क्यों व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, क्यों व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से सीखते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर यही है। और ऐसे ही मत लिख देना भाई, पहले ये लिखना, फिर इसमें 2-3 लाइन जो मैंने बताया कि वंशानुक्रम क्या होता है, माँ बाप से गुण मिलते हैं तो इसी प्रकार बुद्धि भी मिल जाती है। तो प्राय देखा गया है कि जो जिनके माता पिता तीव्र बुद्धि के होते हैं, बालक भी तीव्र बुद्धि का होता है। ऐसी थ्योरी लिख दी, फिर दूसरे पे गए, फिर उसकी थ्योरी लिख दी। तो जो मैंने आपको समझाया आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसको लिखिएगा जरूर। तो इस प्रकार से आपको 7 पॉइंट लिखने, 7 में से आपने 6 भी लिखे ना तो बहुत है 5 नंबर के लिए, ठीक है। 5 नंबर के लिए 6 भी बहुत होते हैं। 6 पॉइंट लिखे, 3-3, 4-4 लाइन के उसमें थ्योरी लिखे तो बहुत है इतना, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया हमारा भाई कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कारण बताइए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के छात्रों पर वातावरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। जी हाँ भाई, वातावरण में जो चल रहा है, वातावरण का क्या प्रभाव होता है छात्रों पर। मान लो 2 स्कूल की बात करें, एक स्कूल है रोड पर जहां पे खूब शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, जबकि एक स्कूल ऐसे जगह पर है जहां पर क्या है, पूरी शांति है। एक स्कूल में छात्रों को एकदम अनुशासन में रखा जाता है, कोई भी छात्र किसी और से कुछ बात नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं होगी। जबकि एक स्कूल ऐसा जहां पे पढ़ाई को छोड़ के सारी फालतू बातें होंगी। तो इनका सीखने का जो भिन्नता होगी, इनमें जो गुण आएंगे ना पूरे भिन्न होंगे। और इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा चलिए जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कक्षा का अनुशासन। कक्षा का अनुशासन, अगर किसी कक्षा में हद से ज्यादा अनुशासन है तो छात्र पूछने से डरेंगे। जैसे कई स्कूलों में, विद्यालयों में नियम होता है, कोई छात्र आपस में बात नहीं कर सकता, सिर्फ जो भी पूछना शिक्षक से पूछेगा, आपस में कोई विचार विमर्श नहीं होगा। तो बताओ, कई बार छात्र क्या करते हैं, शिक्षक से डाउट पूछने में या परेशानी बताने में संकोच करते हैं, तो वो अपने दोस्त से, मित्र से ज्यादा पूछ सकते हैं, सहपाठी से। तो अगर अलाउ होगा, अगर उन्हें पूछने दिया जाएगा, अनुशासन थोड़ा सा ढील दी जाएगी, तो अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे। जबकि अगर एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेंगे, तो भाई वहां पे कोई एक दूसरे को सिखा ही नहीं पाएगा, परस्पर कोई मैत्री नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, तो सब आपस में अकेले अकेले रहेंगे, तो कोई एकता भी नहीं होगी और वो वातावरण जो चाहिए पढ़ाई का वो नहीं बन पाएगा। जबकि आप देखो कि कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपने कक्षा में बच्चों को बात करना अलाउ करते हैं, भाई उससे पूछ लो, उसकी कॉपी आप देख लो, उसका आप चेक कर लो सही है कि नहीं, कौन बताएगा कौन बताएगा, हाँ आप बताओ, ठीक है चलो, नहीं तुम मत बताओ। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है ना, वो छात्रों को सीखने में बड़ी मदद करती हैं। तो कक्षा का अनुशासन ये डिसाइड करेगा, ये निर्धारित करेगा कि भाई सीखने में बालक का क्या रोल होगा, कौन सी भूमिका होगी, या वो कैसे सीखेगा, ठीक है। कक्षा का अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है सीखने में। इसमें ऐसे लिखिएगा, उसके अंदर 4-5 लाइन की थ्योरी, 4-5 वाक्य भर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा, विद्यालय की स्थिति। जी हाँ, विद्यालय की स्थिति जहां पर होगी, अगर कोई विद्यालय ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत गंदगी है, बहुत शोर शराबा है, ऐसी गंदगी है तो पढ़ने में ना मन लगेगा शिक्षक का, ना पढ़ाने में मन लगेगा, ना छात्रों का पढ़ने में। और वहीं कोई विद्यालय शांत जगह पे, साफ सुथरी जगह पर है, तो वो लोग अच्छे वातावरण में पढ़ सके, खुशनुमा माहौल में, ठीक है। तीसरा, वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई। जो स्कूल होगा, जो विद्यालय होगा, उसके आसपास का वातावरण जो है, छात्र के आसपास का वातावरण ही डिसाइड करेगा छात्र कैसा है। अगर उदाहरण के तौर पर छात्र के परिवार में, छात्र के आसपास, मान लो स्कूल की बात कर ले, छात्र के स्कूल में हर कोई अंग्रेजी में बात करे, शिक्षक अंग्रेजी में बात करे, छात्रों को एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करने बोला जाए, तो धीरे धीरे ही सही, गलत गलत बोलते ही सही, सबको अंग्रेजी आ ही जाती है। लेकिन अगर चारों तरफ हिंदी ही बोली जाए, सरकारी स्कूल की बात कर लो आप, सरकारी स्कूल में कोई भी छात्र हिंदी बोलता है या अपनी जो मातृभाषा होती है उसकी टपोरी भाषा भी वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं, है ना, तो वो लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाते। जनरली सरकारी स्कूल के बच्चों में अंग्रेजी की जो प्रवृत्ति है बोलने की कम पाई जाती है। क्यों? आप सबने देखा है, आप सब सरकारी स्कूल की स्थिति से वाकिफ हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, जानते हो। तो इसलिए भाई विद्यालय की स्थिति भी निर्धारित करेगी कि छात्र कैसे सीखेगा, ठीक। फिर वातावरण भी है, फिर पारिवारिक वातावरण, भाई स्कूल का आसपास का वातावरण तो महत्वपूर्ण है ही, देश में शांति रहे, चारों तरफ शांति रहे, अच्छा वातावरण रहेगा, सीख पाएंगे। अभी चारों तरफ कोविड-19 के वातावरण है, अभी अब देखो कि बीमारियां फैली हुई हैं, ठीक है, पहले भी बीमारी फैली हुई थी, तो बीमारी के वातावरण में छात्र अच्छा सीख नहीं पाते, कोई भी छात्र हो, और बीमारी के इस माहौल में शिक्षक चाहकर भी अच्छी कक्षाएं संचालित नहीं कर पा रहे, पढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है। तो वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है पारिवारिक वातावरण। एकदम सिंपल सा सवाल है मेरा, आपसे मैं पूछता हूं, अगर किसी परिवार में माँ बाप बहुत झगड़ रहे हैं,
आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या उस परिवार का बालक अच्छे से पढ़ लिख पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। वो ध्यान केंद्रित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वातावरण के साथ साथ पारिवारिक वातावरण तो बहुत आवश्यक है। परिवार में अच्छा माहौल होगा, माता पिता बच्चे की पढ़ाई में रुचि लेंगे, उसे किताबें ला कर देंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसे खेलने का समय देंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, हंसी मजाक होगा, तो बालक बहुत ही अच्छे से पढ़ पाएगा। जी हाँ, तो पारिवारिक वातावरण भी बहुत जरूरी है। फिर आता है विषय सामग्री की प्रकृति। भाई जो पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सामग्री किस प्रकार की है। कोई छात्र के पास पढ़ने के लिए इंटरनेट की सुविधा नहीं है, मोबाइल की सुविधा नहीं है, तो वो इस समय तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन यदि किसी छात्र के पास ये सारी सुविधाएं हैं, उसके पास पैसा है, तो वो नोट्स मंगा लेता है, लेख मंगा लेता है, गाइड मंगा लेता है, प्रश्न पत्र मंगा लेता है, तो आसानी से पढ़ाई कर पाता है। तो भाई जो छात्र के पास सामग्री अच्छी होगी वो अच्छा सीखेगा, जिसके पास अच्छी सामग्री नहीं होगी वो नहीं सीख पाएगा, सिंपल। ठीक है। उसके बाद है भाई मनोवैज्ञानिक वातावरण। जी हाँ, बच्चे के मन के ऊपर ही बहुत असर पड़ता है। बच्चे का अगर मनोवैज्ञानिक वातावरण अच्छा होगा, मतलब कि बच्चा किसी दबाव में नहीं, किसी प्रेशर में नहीं, बच्चे का मनोविज्ञान में बहुत खुश है, बच्चा बहुत खुश है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई लिख पाएगा। मान लो किसी कक्षा में, कोचिंग में, ट्यूशन में बच्चों को प्रेशराइज किया जाए, कल तुम फीस नहीं लाओगे तुमको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। शुरुआत में बोल दिया उसको कक्षा में, क्या उस पूरी कक्षा भर में आज जो पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। वो इस चिंता में डूबा रहेगा कि भाई कल मुझे फीस नहीं जमा की तो कल तो मुझे निकाल दिया जाएगा, तो पढ़ नहीं पाएगा। तो वो उसका मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होना चाहिए उस पर, उसके मनोविज्ञान, उसका जो मनोविज्ञान है, मन जो है शांत होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। फिर है भाई सामाजिक वातावरण। समाज में क्या वातावरण है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, उनके समाज में क्या चल रहा है। उनके समाज में गाली गलौज चलती है, उनके समाज में मारपीट चलती है। पाकिस्तान के बालकों का समाज देख लो, वहां पे दंगे फसाद बम ब्लास्ट यही होते रहते हैं। हमारे देश के समाज में देख लो, बच्चों को प्रेरित किया जाता है, बच्चों पढ़ो, खेलना भी प्रेरित किया जाता है, स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं। पाकिस्तान में देख लो एक क्रिकेट मैच भी ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं, अटैक होते रहते हैं। तो जैसा समाज होगा, समाज में मान लो राजनीति ज्यादा हो रही है, तो छात्र या जो भी बालक होगा वो राजनीति में घुस जाएगा, उसे राजनीति की बातें पसंद आएगी। समाज में अगर मान लो बहुत ही ज्यादा उत्सव मनाए जाते हैं, तो वो बालक भी बढ़ चढ़ के उत्सव में हिस्सा लेगा, उसके मन में धार्मिक भावना उसके मन में आ जाएंगी। तो इस प्रकार की जो कारक है, इस प्रकार के जो कारक हैं, ये मदद करते हैं छात्रों को, बालकों को सीखने में। तो यही कारक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर मैंने 2 प्रश्नों की बात कर दी है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बस ये याद करना है, बाकी थ्योरी आप 3-3 लाइन कुछ भी लिखिए, रटना नहीं है, बता देता हूं, रटना मत भाई। आपके पास जो गाइड होगी, बुक होगी, कुछ रटना मत। जो मैंने समझाया वही समझो अपने मन से, और वही आप अपनी भाषा में लिख डालो। अपनी भाषा मतलब आपकी भाषा कोई और होगी तो उसमें मत लिखना भाई, अपनी भाषा मतलब हिंदी भाषा में, ठीक है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट मत याद रखना, इस पॉइंट को लिख के 4-5 लाइन की थ्योरी, पॉइंट लिखा 4-5 लाइन की थ्योरी, इस प्रकार से लिखोगे तो पूरे इसमें से पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हमारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। जीन पियाजे, ये नाम अपने मस्तिष्क में बिठा लो भाई, जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा, लिख कर ले लो। इस इकाई से जीन पियाजे के बारे में ही आता है और कई बार आता है, उससे तो आएगा, क्योंकि भाई 3 प्रश्न यहां पर आने वाले हैं ना, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 3 प्रश्न आएंगे, तो एक जरूर जीन पियाजे के ऊपर आएगा ही आएगा, लिख कर ले लीजिएगा। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने खंडों में बांटा है? अभी मैं यहां पर यह प्रश्न पढ़ा रहा हूं, लेकिन जीन पियाजे के सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक के सिद्धांत क्या है, तो वो सब पढ़कर रहेगा भाई। जो मैंने नहीं बता रहा हूं ना, वो प्रश्न भी आपको पढ़कर जाना है। जीन पियाजे से संबंधित जितने प्रश्न आपको आपकी बुक और गाइड में मिल जाए, सब पढ़ के जाइएगा। जीन पियाजे में पूरी जानकारी ले लो, क्या क्या किया, क्या क्या उसने बताया, उसके सिद्धांत, उसकी विशेषता, सबका सब पढ़ के जाना। जीन पियाजे बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो जीन पियाजे के बारे में बात करते हैं। प्रश्न यह है, बहुत संभावना की यह प्रश्न आ जाए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने खंडों में बांटा है? पिछले वर्ष मैंने जो प्रश्न बताए थे उसमें से 85%, 80 से 85% जो प्रश्न थे वही परीक्षा में आए थे, और आपको बता रहा हूं इस साल भी वही संभावना है, और अभी मेरे पास और अनुभव है, तो 85 से 90% प्रश्न आ सकते हैं इन वीडियो से, जो मैं आपको बता रहा हूं भाई, जो प्रश्न मैंने बताए हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने खंडों में बांटा है? जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कितने खंडों में बांटा है? तो भाई 4 खंडों में। ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, कितने खंडों में? 4 खंडों में। जीन पियाजे के 4 खंड कौन कौन से हैं? तो यही 4 हुआ भाई, ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 4 के लिए भी आ सकता है, और 5 के लिए भी आ सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के जो खंड है उनके की बात करते हैं। सबसे पहला जो खंड है वो है संवेदी पेशीय अवस्था। 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बालक की जो आयु में जो भी चीजें वो सीखता है वही क्या है? संवेदीय पेशीय अवस्था। यानी इस अवस्था में बालक जो है चीजों को देखता है, महसूस करता है और उनकी नकल करने की कोशिश भी करता है। जी हाँ, संवेदी पेशीय अवस्था ये 0 से लेकर 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। दूसरा यह है प्राक्य संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है प्राक्य संक्रियात्मक अवस्था। इस आयु में बालक जो 2 से 4 वर्ष के बालक होते हैं वो इसमें होते हैं, वो इसमें निहित होते हैं।
प्राक संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? जब बालक 2 से 4 वर्ष की आयु अवस्था में जाता है और इस अवस्था में बालक जो है कई प्रकार की नई चीजें सीखता है। इसी में ही भाषा का ज्ञान होता है। 4 वर्ष के बालक के 2 से 4 वर्ष के बालक जो होते हैं इनमें भाषा का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच। जी हाँ, 7 से 11 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है बालक की उसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह भी पूछ सकता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्षों के बालक की होती है? तो 7 से 11 वर्ष की। याद रखिएगा, एक एक यहां पर एमसीक्यू भी दिख रहा है आपको। ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है नई चीजें सीखता है, वो आसपास हो रही चीजों को देखता है, उनसे सीखता है और कई गलतियां भी करता है और नई कई चीजें लगाता है और उसको कई सारी आदतें जो हैं इसी उम्र में लगती हैं, इसी वर्ष की आयु में। जी हाँ, जो उसे जीवन पर्यंत चलेंगी वो आदतें इसी समय पर लगती हैं। उसके बाद चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह होती है 12 वर्ष से वयस्क होने तक। जी हाँ, 12 वर्ष के बालक से लेके वयस्क होने तक ये जो आयु है, ये जो शिक्षा होती है, ये जो अवस्था होती है वह होती है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें बालक सब कुछ सीखेगा, पढ़ना लिखना और जो भी वयस्कों के कार्य होंगे वो भी सीखेगा। उसका शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन सब कुछ होगा। उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब कुछ इसी अवस्था में होगा। ठीक है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने खंडों में बांटा है? 4 खंडों में। कौन से 4 खंड भाई? तो संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा प्राक्य संक्रियात्मक व्यवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 में बांटा है। पहला जो है ये संवेदी पेशी अवस्था 0 से 4 वर्ष 2 वर्ष तक होता है। प्राक्य संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से वयस्क तक होती है। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि थोड़ा सा अजीब अजीब शब्द है ना। डेली थोड़ी बोलते हैं मूर्त, औपचारिक, संक्रियात्मक, डेली थोड़ी बोलते हैं हम लोग, तो हमारे लिए नवीन शब्द है, तो इनको बोलना जरूरी है, दोहराना जरूरी है। ठीक है। तो भाई ये चारों याद रखिएगा। ठीक। और उसके बाद चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जिसकी थोड़ी सी संभावना ये भी आ सकता है। अगला प्रश्न है ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जी हाँ, जो ब्रूनर है वो भी भाषाई वैज्ञानिक है, उसके अधिगम के सिद्धांत यानी सीखना, अधिगम, उसने जो सिद्धांत बनाए हैं अधिगम के लिए उसकी विवेचना कीजिए, उसके बारे में लिखिए। तो भाई ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की निम्न अवस्था है। अगर बुद्धि का विकास करना है, अधिगम करना है, सीखना है, तो भाई उसकी ये निम्न अवस्थाएं होती हैं 5। कौन सी निम्न 5 अवस्थाएं? देखिए, पहला होता है व्यवस्थापकीय अवस्था। ठीक है, व्यवस्थापकीय अवस्था। इसका मतलब क्या है भाई कि इस अवस्था में बालक जो है जस्ट अभी जस्ट पैदा हुआ है, जस्ट बालक का जन्म हुआ है और ये वही अवस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की आयु की होती है। इस अवस्था में बालक अपने आसपास की चीजों को जानने की, पहचानने की कोशिश करता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी देता है। अगर छोटे बच्चों को आप ताली बजाओ तो वो भी ताली बजाते हैं, आवाज दो तो वो भी देखते हैं, हंसो तो वो भी हंसते हैं, कोई आवाज निकालो तो कुछ कुछ नकल करने की अपनी भाषा में कोशिश करते हैं ना। तो ये वही अवस्था है व्यवस्थापकीय अवस्था। इसमें पूरी व्यवस्था पहले से होती है, बालक को कुछ करना नहीं होता है, उसे कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा, सब कुछ करके मिलेगा। तो ये पूरी व्यवस्था होती है, इसलिए व्यवस्थापकीय अवस्था इसे कहते हैं। दूसरा है भाई मूर्तावस्था। मूर्तावस्था में बालक जो है इमेजिन करता है, सोचता है, किसी भी चीज को देखकर अपने मन में उसकी मूर्ति बना लेता है। जैसे कि अगर उसने लाइट देखा तो बालक टुकर टुकर लाइट की तरफ देखता रहेगा। क्यों? वो कुछ इमेजिन कर रहा है, कुछ मूर्ति, कुछ अपने मन में सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। तो कल्पना वाली अवस्था को कहते हैं मूर्तावस्था। ये 2 से 4 वर्ष के आयु के बाद आती है। ठीक है। दूसरा है प्रतीकात्मक अवस्था। इसमें बालक जो है प्रतीकात्मक यानी कुछ चीजों के प्रतीक को देखकर कार्य करता है। अगर उसे भूख लगी तो भाई कुछ भी खाना देखे वो खाएगा, क्योंकि वो प्रतीक है, खाने का प्रतीक है। ठीक है। जब भूख लगती है तो खाने का प्रतीक है, जब प्यास लगती है तो पानी पीने का प्रतीक है। तो ये सारी चीजें जो बालक है वो सीखने लगता है इस वर्ष के आयु में। ठीक है। तो प्रतीकात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक सीखता है, प्रतीकों से सीखता है। अगर उसने कोई चिन्ह देखा, जो जानवर का चिन्ह पहचानेगा, जानवर, बंदर, पूंछ वाला कोई जानवर दिखे तो बोलेगा वो बंदर, क्योंकि प्रतीक वो समझता है, जिसको पूछ है वो बंदर है। ठीक है। तो प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीकों को देखकर सीखना, ये अवस्था होती है। उसके बाद है खोजपूर्ण अधिगम यानी खोज करते हुए सीखना। जैसे आप उदाहरण के तौर पर हमें कोई प्रश्न उत्तर ढूंढना है और वो मिल नहीं रहा है, तो हम पूरी बुक छान मारते हैं और बुक छानते तो हमें कई सारी चीजें नई मिल जाती है जिनको हम सीख लेते हैं। तो यही तो है भाई अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम, खोजते हुए सीखना। जी हाँ। 5वां है भाषा विकास। जी हाँ, भाषा विकास जो होता है बालक का, जो बालक स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है, प्राथमिक में बजाता है, तो उसकी भाषा का विकास होता है और उसे कई प्रकार की भाषा सीखने मिलती है। अगर वो इंग्लिश मीडियम है तो अंग्रेजी भाषा, संस्कृत होगा उसका द्वितीय भाषा और उसकी मातृभाषा में भी एक विषय जरूर होगा अवश्य। तो इस प्रकार की भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, इस प्रकार की भाषाएं वो सीख पाता है। तो उसकी भाषा कौशल का विकास इसी आयु में होता है। तो ये भाई ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत की कड़ियां हैं। ब्रूनर ने बताया कि भाई इन अवस्थाओं में विकास होता है, ऐसा ब्रूनर ने बताया है। तो ये हो गया
है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के खंड, और ब्रूनर ने जो अधिगम की सिद्धांत की विवेचना की है उसकी बात हो गई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 8 में कम से कम 10-12 प्रश्न ऐसे होंगे जो मैंने आपको बता दिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इन सभी को याद रखिए, इन सभी को पढ़िए, और जीन पियाजे से संबंधित सब कुछ पढ़ लीजिएगा। बता दे रहा हूं अभी से, जीन पियाजे के बारे में सब कुछ पढ़ना है आपको। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इकाई 3 को लेकर। तो तब तक आप देखते रहिए और जुड़े रहिए जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के साथ।